आज है 25 अक्टूबर शनिवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज्यादा। आज हम बात करेंगे वॉशिंगटन पोस्ट के उस सनसनीखेज खुलासे की, जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिकी आरोपों के बाद मुश्किल में फंसे अदानी समूह को बचाने के लिए मोदी सरकार ने सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी के जरिए लगभग 3.9 अरब डॉलर का निवेश करवाया। हम आपको एलआईसी की सफाई भी बताएंगे, जिसने इन दावों को गलत बताया है। इसके बाद चलेंगे बिहार, जहां चुनाव का पारा चढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के एक नारे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भविष्य लगभग तय कर दिया है। हम बिहार की राजनीति के नए समीकरणों, माई बाप की भी पड़ताल करेंगे और छठ पर घर लौटते प्रवासियों के दर्द और उनकी राजनीतिक उम्मीदों को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही जानेंगे कि भारत रूसी तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों से कैसे निपट रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक खोजी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि भारत सरकार ने उद्योगपति गौतम अदानी की मदद के लिए एक बड़ी योजना पर काम किया। अखबार को मिले आंतरिक दस्तावेजों से पता चलता है कि जब अमेरिकी अधिकारियों ने अदानी पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए, तो भारतीय अधिकारियों ने सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी के अरबों डॉलर अदानी समूह में निवेश करवाने की योजना की निगरानी की। ये योजना अदानी समूह को वित्तीय संकट से बचाने और निवेशकों का भरोसा कायम रखने के लिए बनाई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस वसंत में गौतम अदानी पर कर्ज तेजी से बढ़ रहा था। पिछले साल अमेरिकी अधिकारियों द्वारा रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाए जाने के बाद कई बड़े अमेरिकी और यूरोपीय बैंक, जिनसे वे कर्ज की उम्मीद कर रहे थे, मदद करने में हिचकिचा रहे थे। लेकिन द वॉशिंगटन पोस्ट को मिले आंतरिक दस्तावेजों से पता चलता है कि भारतीय अधिकारियों ने मई में एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया, ताकि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी से लगभग 3.9 अरब डॉलर का निवेश अदानी के व्यवसायों की ओर मोड़ा जा सके। ये योजना उसी महीने सफल हुई जब अदानी की बंदरगाहों वाली कंपनी को मौजूदा कर्ज को रिफाइनेंस करने के लिए एक बॉन्ड इश्यू में लगभग 585 मिलियन डॉलर जुटाने की जरूरत थी। 30 मई को अदानी समूह ने घोषणा की कि पूरा बॉन्ड एक ही निवेशक यानी एलआईसी द्वारा खरीदा गया। इस सौदे के आलोचकों ने तुरंत सार्वजनिक धन का दुरुपयोग बताकर निंदा की। ये पड़ताल एलआईसी और भारत के वित्त मंत्रालय की एक शाखा, वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस के दस्तावेजों और उन एजेंसियों के अधिकारियों के साथ साक्षात्कार पर आधारित है। अदानी समूह ने द वॉशिंगटन पोस्ट के सवालों के जवाब में कहा, हम एलआईसी के फंड को निर्देशित करने की किसी भी कथित सरकारी योजना में शामिल होने से साफ तौर पर इनकार करते हैं। कंपनी ने कहा कि अनुचित राजनीतिक पक्षपात के दावे निराधार हैं और हमारी वृद्धि श्री मोदी के राष्ट्रीय नेतृत्व से पहले की है। वहीं इस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद एलआईसी ने भी एक बयान जारी किया। एलआईसी ने कहा कि यह आरोप कि उसके निवेश बाहरी कारकों से प्रभावित होते हैं, झूठे और निराधार हैं, और यह कि लेख में कथित ऐसा कोई दस्तावेज या योजना एलआईसी द्वारा कभी तैयार नहीं की गई। उसने आगे कहा कि निवेश निर्णय एलआईसी द्वारा बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार विस्तृत उचित परिश्रम के बाद लिए जाते हैं। वित्तीय सेवा विभाग या किसी अन्य निकाय की ऐसे निर्णयों में कोई भूमिका नहीं है। लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट के दस्तावेजों से पता चलता है कि निवेश योजना डीएफएस के अधिकारियों द्वारा एलआईसी और नीति आयोग के समन्वय से तैयार की गई थी और इसे वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। डीएफएस दस्तावेजों के अनुसार योजना के रणनीतिक उद्देश्यों में अदानी समूह में विश्वास का संकेत देना और दूसरे निवेशकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना शामिल था। कुछ महीने पहले अदानी पर अमेरिकी न्याय विभाग ने झूठी जानकारी के आधार पर अमेरिकी निवेशकों से अरबों डॉलर जुटाने का आरोप लगाया था। उसी दिन अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग सेक ने भी उन पर प्रतिभूति कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। डीएफएस दस्तावेजों में अदानी को एक दूरदर्शी उद्यमी के रूप में सराहा गया, जिनकी कंपनी ने महत्वपूर्ण चुनौतियों के बावजूद असाधारण लचीलापन दिखाया है। इससे पहले 2023 में हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अदानी समूह पर स्टॉक में हेरफेर और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया था, जिसके कारण सेबी ने जांच शुरू की थी। रिपोर्ट के मुताबिक एलआईसी, जिसने घोटालों से पहले ही अदानी की कई कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदी थी, को वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने अदानी समूह द्वारा जारी कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगभग 3.4 अरब डॉलर का निवेश करने और अतिरिक्त 507 मिलियन डॉलर का इस्तेमाल कई सहायक कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए करने की सलाह दी थी।
ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक क्लाइमेट एनर्जी फाइनेंस के निदेशक टिम बकले ने कहा कि अरबपति को भारत का समर्थन ये दिखाता है कि उसे अलग नियमों के तहत काम करने की अनुमति है। उन्होंने कहा, क्रोनी कैपिटलिज्म जिंदा है और फल फूल रहा है। हालांकि संकटों ने अदानी समूह की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नकदी जुटाने की क्षमता में बाधा डाली है। प्रमुख अमेरिकी और अन्य पश्चिमी बैंक अमेरिकी जांच के बीच समूह में निवेश के प्रतिष्ठित जोखिम के बारे में चिंतित हैं। डीएफएस दस्तावेजों ने भी स्वीकार किया कि प्रस्तावित निवेश रणनीति में जोखिम थे। एक दस्तावेज में कहा गया, अदानी की प्रतिभूतियां विवादों के प्रति संवेदनशील हैं, जिससे अल्पकालिक मूल्य में उतार चढ़ाव होता है। इसमें कहा गया है कि 2023 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद एलआईसी को कागज पर लगभग 5.6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और फरवरी 2023 तक इसके निवेश का मूल्य लगभग 3 अरब डॉलर तक गिर गया। हालांकि मार्च 2024 तक होल्डिंग्स का मूल्य 6.9 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अंततः दस्तावेजों के अनुसार भारतीय सरकारी अधिकारियों की सिफारिश अदानी की कंपनियों में अधिक निवेश करने की थी, क्योंकि यह एलआईसी के जनादेश के अनुरूप है और भारत के आर्थिक उद्देश्यों का समर्थन करता है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के जवाब में भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने कहा है कि अदानी समूह की कंपनियों में उसका निवेश स्वतंत्र रूप से और विस्तृत उचित प्रक्रिया के बाद बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार किया गया है। एलआईसी ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग या किसी अन्य निकाय की ऐसे निवेश फैसलों में कोई भूमिका नहीं है। एलआईसी ने कहा, निवेश के फैसले एलआईसी द्वारा बोर्ड अनुमोदित नीतियों के अनुसार विस्तृत उचित प्रक्रिया के बाद स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं। बयान में यह भी कहा गया कि रिपोर्ट में दिए गए बयान एलआईसी की सुस्थापित निर्णय लेने की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालने और एलआईसी की प्रतिष्ठा और भारत के मजबूत वित्तीय क्षेत्र की नींव को धूमिल करने के इरादे से दिए गए हैं। बीमाकर्ता ने बताया कि वो 41 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ भारत का सबसे बड़ा संस्थागत निवेशक है और उसका पोर्टफोलियो अत्यधिक विविध है, जो जोखिम को फैलाता है। अदानी समूह में एलआईसी का निवेश समूह के कुल कर्ज का 2% से भी कम है। एलआईसी ने यह भी बताया कि अमेरिका के ब्लैकरॉक, अपोलो, जापान के मिज़ुहो और जर्मनी के डीजेट बैंक जैसे वैश्विक निवेशकों ने भी हाल के महीनों में अदानी के ऋण में निवेश किया है, जो समूह में वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। इक्विटी के मामले में अदानी एलआईसी की सबसे बड़ी होल्डिंग नहीं है। एलआईसी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईटीसी और टाटा समूह में ज़्यादा बड़ी हिस्सेदारी है। बिहार के चुनावी नतीजों से यह उम्मीद की जा रही है कि नीतीश कुमार के अवसरवादी नेतृत्व को 20 वर्षों तक बर्दाश्त करने के बाद राज्य को उनसे मुक्ति मिलने जा रही है। ऐसा लगता है कि बसपा, शिवसेना और आप के साथ सफल प्रयोगों के बाद बीजेपी की रणनीति का अगला बड़ा शिकार जेडीयू बनने जा रहा है। उल्लेखनीय यह है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार से पिंड छुड़ाने का फैसला ये जानते हुए भी ले लिया कि मोदी सरकार का बाकी अस्तित्व जिन 2 बैसाखियों पर टिका है, उनमें एक जेडीयू ही है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने के सवाल पर अमित शाह के जवाब के साथ ही साफ हो गया था कि बिहार को भी कोई नया भजनलाल, विष्णुदेव या मोहन यादव मिल सकता है। इस बीच राहुल गांधी ने नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान कर दिया। इससे नीतीश के लिए पलटी मारने के दरवाजे बंद हो गए। अब 2 बड़े सवाल हैं। पहला, क्या लालू राबड़ी नीतीश द्वारा बिहार के 35 साल सम्मिलित रूप से लील जाने के योग की समाप्ति होने जा रही है? दूसरा, क्या बिहार के रास्ते इंडिया ब्लॉक की राष्ट्रीय पटल पर वापसी की संभावना अभी भी कायम है? तेजस्वी की चिंता इस बार कांग्रेस को खुश करके अवसर गंवाने की नहीं, बल्कि राहुल की नाराजगी मोल लेकर भी बाजी अपने पक्ष में पलटने की रही। पिछले चुनाव में इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच वोट शेयर का फर्क सिर्फ 0.03% था, पर तेजस्वी सरकार बनाने में 15 सीटों से पीछे रह गए थे। इसका कारण कांग्रेस का 70 सीटों पर लड़कर सिर्फ 19 पर जीतना था। महागठबंधन के सामने इस बार नई चुनौती यह है कि चिराग पासवान अब नीतीश के साथ हैं। उनका 5.66% का वोट शेयर इस बार एनडीए के खाते में जुड़ेगा। साथ ही प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी 116 सीटों पर लड़कर महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकती है। अब फैसला राहुल गांधी को लेना है। अगर महागठबंधन जीतता है तो सेहरा तेजस्वी के सिर बंधेगा। हार की स्थिति में क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने बिहार चुनाव अभियान की शुरुआत फिर एक बार एनडीए सरकार के नारे के साथ की। उन्होंने नीतीश सरकार का कोई उल्लेख नहीं किया, जिससे मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी की मंशा की अटकलों को हवा मिली है। इतिहास में पहली बार बीजेपी और जेडीयू बराबर यानी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। यदि बीजेपी बड़ी भागीदार बनकर उभरती है
तो वो मुख्यमंत्री पद पर दावा कर सकती है। अमित शाह ने भी हाल ही में कहा था कि अगले मुख्यमंत्री का फैसला नतीजे आने के बाद विधायक करेंगे, यह इशारा करते हुए कि 2020 जैसी उदारता इस बार शायद न दिखाई जाए। दूसरी तरफ महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव ने चुनाव को बिहार बनाम बाहरी की लड़ाई बताकर अपना अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा, बिहार पर बिहारियों का शासन होगा, न कि बाहरियों का। इंडिया गठबंधन ने विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। इस फैसले से लालू यादव की आरजेडी अपने पारंपरिक मुस्लिम यादव एमवाई वोट बैंक से आगे बढ़कर एक नया सामाजिक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है। यह नया गठबंधन है एमवाई बाप यानी मुस्लिम यादव के साथ बहुजन, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग। इस रणनीति के पीछे का गणित 2022 के बिहार जाति सर्वेक्षण से जुड़ा है। सर्वेक्षण में पता चला कि राज्य की 63% आबादी ओबीसी है, लेकिन इसमें भी दो वर्ग हैं। एक है पिछड़ा वर्ग बीसी, जिसमें यादव, कुर्मी जैसी जातियां हैं। दूसरा है अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, जिसमें 112 जातियां हैं और यह आबादी का 36% हिस्सा है। आरजेडी का आधार 17.7% मुस्लिम और 14.26% यादव आबादी है। एनडीए की ताकत गैर यादव पिछड़ा वर्ग और उच्च जातियों के वोटों में है। ऐसे में लगभग 25% हिंदू ईबीसी वोट निर्णायक हो जाते हैं। मुकेश सहनी ईबीसी की निषाद जाति से आते हैं। उन्हें डिप्टी सीएम का चेहरा बनाकर आरजेडी ने ईबीसी समुदाय को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि यादव समुदाय, जो एक प्रमुख पिछड़ी जाति है, अत्यंत पिछड़ी जातियों के साथ सत्ता साझा करने को तैयार है। ये कदम एनडीए के 2 दशक पुराने विजयी समीकरण को तोड़ने का एक बड़ा दांव है। छठ पूजा के लिए घर लौट रहे प्रवासियों से भरी अमृत भारत एक्सप्रेस खचाखच भरी है। एक डिब्बे में 8 सीटों पर 15 वयस्क और 7 बच्चे सवार हैं। फर्श और बर्थ सामान से भरे हैं। कुछ यात्रियों के पास रात भर खड़े रहने के अलावा कोई चारा नहीं। फिर भी कोई शिकायत नहीं करता। एक व्यक्ति कहता है, अरे कोनो बात नहीं के, सब केहू एडजस्ट हो जाई। छठ बा जल्द ही बातचीत शुरू होती है। टिकट मिलने की मुश्किल, ट्रेनों की गंदगी, और फिर यह चर्चा राजनीति की ओर मुड़ जाती है। लेकिन इन सबके नीचे एक साझा दर्द है, पलायन का दर्द और दूसरे राज्यों में बिहारी होने का अपमान सहने का दर्द। मोतिहारी के रमेश शाह हरियाणा में काम करते हैं। वो कहते हैं, किसी भी सरकार ने हम जैसे लोगों के लिए क्या किया है? अगर किया होता तो मैं इस तरह 2 डिब्बों के बीच नहीं बैठा होता। गुड़गांव में नाई का काम करने वाले 25 वर्षीय विजय ठाकुर के लिए पलायन एक सामाजिक विफलता है। वह कहते हैं, समस्या राजनेताओं की नहीं, हमारी है। हम जाति से ऊपर नहीं उठ सकते, इसलिए किसी भी नेता को कुछ भी बदलने की जरूरत महसूस नहीं होती। ऑटो चालक मुकेश शाह कहते हैं, दिल्ली में हमारे साथ कैसा व्यवहार होता है, किसी से भी पूछो। बिहारी का इस्तेमाल गाली के रूप में किया जाता है, लेकिन हम अपने परिवारों के लिए इसे सहते हैं। ट्रेन में नीतीश कुमार के काम, शराबबंदी और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी पर भी बहस होती है। कुछ लोग नीतीश के सड़क और बिजली के काम की तारीफ करते हैं, तो कुछ शराबबंदी को फेल बताते हैं। प्रशांत किशोर की बातें कई लोगों को समझदारी भरी लगती हैं, खासकर पलायन और रोजगार पर उनके वादे। एक युवा यात्री ब्यास शाह कहते हैं, कम से कम वो पलायन के बारे में बात तो कर रहे हैं। वह कहते हैं कि हर युवा बिहार में ही 10-12 हज़ार रुपये कमाएगा। शायद तब यह अत्याचार, ठसाठस भरी ट्रेन में यात्रा करना और शहरों में हमारा जो अपमान होता है, वो खत्म हो जाएगा। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत की तेल कंपनियां अब पश्चिम एशिया और लैटिन अमेरिका की ओर देख रही हैं। अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों, रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिनसे भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता था। 21 नवंबर के बाद भारत को इन कंपनियों से खरीद बंद करनी होगी। इससे दिसंबर और जनवरी से रूसी कच्चे तेल की आवक में तेजी से गिरावट आने की संभावना है। भारत अपने कुल तेल आयात का लगभग 1/3 रूस से करता है। विश्लेषकों का मानना है कि शुरुआती असर के बाद कीमतें स्थिर हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में 43 करोड़ रुपये का एक बड़ा पेंशन घोटाला सामने आया है। ये घोटाला 90 मृत सरकारी कर्मचारियों के नाम पर पैसे निकालकर किया गया। राज्य सरकार ने जांच के बाद जिला कोषागार विभाग के कुछ अधिकारियों सहित 97 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये घोटाला 2014 से चल रहा था, लेकिन ज्यादातर रकम 2018 के बाद निकाली गई। दिग्गज अभिनेता सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें किडनी फेल होने के कारण मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। सतीश शाह को साराभाई वर्सेस साराभाई में इंद्रवदन और ये जो है जिंदगी जैसे टीवी शो में उनकी हास्य भूमिकाओं के लिए हमेशा याद किया जाएगा।
उन्होंने जाने भी दो यारों, हम साथ साथ हैं और मैं हूं ना जैसी कई फिल्मों में भी अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का दिल जीता था। दुनिया में अब सिर्फ 30 सुपर टस्कर हाथी बचे हैं। ये वे हाथी होते हैं जिनके दांत 45 किलोग्राम से ज्यादा वजनी होते हैं और जमीन को छूते हैं। यह एक दुर्लभ आनुवंशिक विशेषता है जो उन्हें शिकारियों का आसान निशाना भी बनाती है। ज्यादातर बचे हुए सुपर टस्कर दक्षिणी केन्या में पाए जाते हैं। फोटोग्राफर फेडरिको वेरोनेसी ने अपनी नई किताब वॉक द अर्थ में इन शानदार हाथियों की तस्वीरें कैद की हैं, जिन्हें वे मनुष्यों द्वारा पृथ्वी पर कब्जा करने से पहले की दुनिया के अंतिम गवाह कहते हैं। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव जरूर भेजें। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। आप हरकारा को सबस्टैक के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और एक्स पर भी पा सकते हैं। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया